तो ये राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है कि समन्वय कंपोजिट स्कूल डेवलप किए जाने। हर पंचायत में कम से कम एक कंपोजिट स्कूल हो, इसके लिए प्रयास किए गए हैं और बहुत कम पंचायत ऐसी रह गई हैं जहां पर स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ हायर सेकेंडरी में, उसके लिए मैटर जो प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में मैं केवल ये निवेदन करना चाहता था कि कुछ विद्यालयों में समन्वयन के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि एक दीवार बीच में है, उसके बावजूद भी जो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल में समन्वित हुआ है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जी उस सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल में ही उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि वहां पर जगह की भी कमी है। कृपया ये देख लें कि आपकी दीवार की लगी हुई है या 100-200 मीटर की दूरी में मान लीजिए दूसरा स्कूल है जिसमें वो पहले से पढ़ रहे थे, तो उनकी पढ़ाई वहीं कराई जाए, परंतु इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जैसे मान लीजिए एक मिडिल स्कूल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज हुआ है, तो ऐसा नहीं हो कि 6 से 8 की क्लास वहां भी चले और 6 से 8 की क्लास दोनों में अलग अलग चले, फिर तो कोई इसका मतलब ही नहीं हुआ। इससे आप लोग खुद भी समझ रहे होंगे कि टीचर्स जहां 15-20 बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं में, दूसरे में भी इतने ही बच्चे हैं, तो एक ही जगह पढ़ लेंगे 100-200 मीटर की दूरी पर, तो कितने शिक्षकों की उपलब्धता अन्य विद्यालयों के लिए हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करें। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टरों से मेरी प्रार्थना होगी तो वो इस चीज को बहुत माइन्यूटली देखें। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वो चलने दें, इससे राज्य को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पता है कि पहले बच्चा प्राइमरी में जाता था, फिर 6ठी क्लास में एडमिशन ढूंढता था तो 5वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाता था, फिर कहीं 6 से 10 में जाता था, फिर वहां ड्रॉप आउट हो जाता था, उसके बाद 11 से 12 में कहीं जा रहा था, तो ये 3-4 जगह पर उसको स्कूल चेंज करना होता था। ऐसी स्थिति में ड्रॉप आउट होने के चांसेस थे, खास करके बालिकाओं के और डिप्राइव्ड ग्रुप के लोगों बच्चों के। तो ऐसी स्थिति में 1 से 12 का या 1 से 10 का कंपोजिट स्कूल पंचायत हेडक्वार्टर पर करने का सरकार जो प्रयास कर रही है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है और आप उसमें उतने ही मनोयोग से इसमें सहयोग करें तो ये विद्यालय बहुत अच्छे विद्यालय मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने का राज्य सरकार का प्रयास है, इसको हम कर पाएंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब कंपोजिट स्कूल होंगे तो सरकार का इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विभिन्न सुविधाएं देने की भी जो सोच है वो प्रक्रियाधीन है, निर्णयाधीन है ये सारी चीजें। इसमें जो स्कूल जैसे सारे डीओ जो और डीडीज को ये पता है, अभी मंत्री जी ने जो 28 तारीख को जो मीटिंग ली थी, उस 28 की मीटिंग में नवंबर की में ये उन्होंने कहा था कि हर पंचायत में एक स्कूल को जो मॉडल स्कूल या आदर्श स्कूल के रूप में डेवलप करना है वो छांट के आपको देने। तो ये जो आदर्श स्कूल बनेगा उसमें आईसीटी लैब होगी, क्योंकि उसको अन्य अच्छे विद्यालयों की तुलना में डेवलप किया जाएगा, इसलिए ये भी संभावित है कि दूर से भी बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे। जैसे कल 2 दिन पहले सेक्रेटरी साहब वहां गए थे दौसा में, जिन्होंने वो देखा था अपना मॉडल स्कूल, तो मॉडल स्कूल में एक लड़की 20 किलोमीटर दूर से पढ़ने आ रही है। मतलब आज जो है हर परिवार, और बहुत मतलब गरीब परिवार की लड़की है, तो हर परिवार ये चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए वो बच्चे को कहीं भी भेजने के लिए तैयार है। तो जब हम पंचायत में कम से कम एक स्कूल को मॉडल स्कूल के आदर्श स्कूल के रूप में डेवलप करने जा रही है सरकार, उस स्थिति में जब स्कूल का संचालन बढ़िया होगा, उसमें पर्याप्त स्टाफ होगा, उसमें आईसीटी की लैब होगी, उसमें जैसे भी वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही तो फेज मैनर में धीरे धीरे हम उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी लाएंगे, तो हो सकता है दूर से बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो जो प्रक्रियाधीन है इसका निर्णय, ये सब प्रक्रिया में। हाँ। तो मैं इसमें ये निवेदन करना चाह रहा था कि जो जिला शिक्षा अधिकारी महानुभाव हैं या जो डीओ हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं, वो सब इस कंसेप्ट में इन विद्यालयों के संचालन पर ध्यान दें। और एक बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं, प्रधानाचार्यों से विशेष करके ये कार्यक्रम डायरेक्टली उनके लिए है कि प्रधानाचार्य को यहाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है, नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने। नामांकन जब बढ़ेगा आपके स्कूल का संचालन बढ़िया हो। आप देख रहे हो प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि ये माना जाता है कि वहां की पढ़ाई अच्छी है, इसलिए सब लोग, बड़े लोग, आप सब भी सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। इसलिए इसमें प्रभावी जो है टीचिंग लर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो,
इसके लिए वैसे तो आप सब विज्ञ हैं इस बारे में, पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके स्कूल में जो स्कूल मर्ज हुआ है और मान लीजिए भवन के पास दूसरे कैंपस में चल रहा है, मूल भवन में चल रहा है, तो आपसे अपेक्षा है कि उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करें, नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण करें, और उनमें जो होमवर्क वगैरह जो आप अपन करवा रहे हैं उसका भी अपन जो है प्रभावी जांच सुनिश्चित कराएं, तो बच्चों को धीरे धीरे इसमें बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सब चीज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हो, जहां बच्चों के कमजोरी के क्षेत्र हैं, किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में, तो जो ममता जी बता रही थी उस हिसाब से उनकी विशेष शिक्षण की व्यवस्था कराएं, तो निश्चित रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई में अभी सुधार की आवश्यकता है, वो अपने विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे। और ये हमारा बेसिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं जिस संस्था का प्रधान हूँ उस संस्था में आसपास के जो क्लाइंटेल है, जो आसपास के गांव में, या वो गांव है जिसमें विद्यालय स्थित है, उसके बच्चे यदि मेरे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे विद्यालय में कमी है। जिस तरीके से हम घर परिवार की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसी विद्यालय में जो कमियां हैं उनको देखें, आप गार्जियन हैं उस विद्यालय के, कि मेरे विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीओ और डीडी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि टाइम्स पोर्टल पे आप प्रति माह आपको जो आवंटित जो निर्धारित मानदंड तय किए गए अपने दौरे और इंस्पेक्शंस के जो टारगेट है उनके परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट डाल रहे हैं। पर मेरा निवेदन ये है कि वो ये रिपोर्ट सरकार में आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, देखा ये जा रहा है, फॉलोअप कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। और जो दूर दराज के एरियाज हैं, उन दूर दराज के एरियाज में अपन लोग नहीं जा पा रहे। आपसे मेरी प्रार्थना, और जा रहे हैं तो सब लोग शहर के आसपास के में जा रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि जो सुपरविजन का वो एक कार्यक्रम बने, पहले ही बने, महीने भर पहले ही बना लें, और कौन कहाँ जाएगा ये तय हो, तो रिमोट के जो स्कूल हैं उनमें भी सुपरविजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। यदि आप वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानाचार्यों को सम्मेलन मिल सकेगा। प्रधानाचार्य जिन काम को कर रहे हैं वहां पे कौन सा कमजोरी का क्षेत्र है, उसमें आप सपोर्ट करके अपने विद्यालयों का क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन विद्यालयों में शुरू करवा सकेंगे। प्लीज आप इंश्योर हो लें कि सारे सेकेंडरी स्कूल जो ग्राम पंचायत पे थे, जिनको अभी किया है 4988, वो सब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए हैं। उनको मानसिकता आप इस प्रकार से बनाए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानते हुए उनमें कार्य करना है, क्योंकि ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुए हैं और शेष प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो अभी सरकार की घोषणा है, सरकार का ड्रीम है कि हर ग्राम पंचायत पे एक आदर्श विद्यालय स्थापित होगा। और आदर्श विद्यालय स्थापित जो होगा वो हर एक ग्राम पंचायत पे होगा। उसको कैसे संचालन करना है, वहाँ संस्था प्रधान होगा, वहाँ लगभग सभी पूरा स्टाफ होगा, वहाँ आईसीटी की व्यवस्था होगी, जैसा कि अभी ओएसडी साहब आपको बता रहे थे। तो इस प्रकार से हमें एक आदर्श विद्यालय की संरचना करनी है। उस आदर्श विद्यालय का चयन, अगर किसी ग्राम पंचायत में 2 या 2 से अधिक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो आदर्श विद्यालय कौन सा होगा इसका भी बहुत जल्दी आप चयन करके और राज्य सरकार को या बताएंगे कि किस प्रकार से हमें हमारा एक ग्राम पंचायत में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आदर्श विद्यालय होगा। ये किसका पूरा प्रपत्र है, वो प्रपत्र शीघ्र ही जारी करके और आपको आदर्श विद्यालय जो ग्राम पंचायत में बन जाएगा, तो आपको उसको संचालन की व्यवस्था करनी है। क्योंकि आज का ये जो संवाद है ये संस्था प्रधानों से है, तो संस्था प्रधान निश्चित रूप से मान करके चलिए, अगर वो चाहे कि स्कूल कैसे संचालन होगा, अगर अपना उसमें ऑनरशिप होगी कि स्कूल प्रारंभ से लगा करके प्रार्थना सभा से लगा करके प्रार्थना सभा से भी पूर्व जो स्वच्छता स्कूल का, जैसे ही अगर कोई एंटर करे, कोई पर्यवेक्षण के लिए जाए या वैसे जाए, बच्चा जाए तो उसको लगे कि वातावरण स्कूल का कैसा हो। तो सबसे पहले स्कूल का वातावरण आपको ठीक करना है। वहां प्रार्थना सभा से लेकर के लास्ट तक, लास्ट पीरियड जो अभी एक घोषणा हुई थी कि लास्ट पीरियड 7वां 8वां 9वां जो संचालन होगा, उस समय तक स्कूल में पढ़ाई का वातावरण बना रहे, बच्चा उठ करके नहीं जाए, मतलब स्कूल में ही टिका रहने का प्रयास करे। इस प्रकार की हमें व्यवस्था करेंगे, तभी जाकर के उसको हम आदर्श विद्यालय कह पाएंगे, जो कि सरकार का ड्रीम है, रमसा का ड्रीम है, आपका भी ड्रीम होना चाहिए और हमारा सबका ड्रीम है। मैं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ 11 जिलों के 70 विद्यालयों का चयन किया गया हमने, और उसमें वोकेशनल हम करा रहे हैं, और 1 तारीख से कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। और उसके लिए हमने 8 सर्विस प्रोवाइडर्स को बीटीज उपलब्ध कराने के लिए एग्रीमेंट किया है। लेकिन जब हमने 1 तारीख को इसकी मॉनिटरिंग की है तो हमें पता चला है कि
मैक्सिमम स्कूलों में अभी वीटी नहीं पहुंचे हैं और आपसे भी हमने सूचना मांगी थी, प्रिंसिपल से, एडीपीसी से, कि आप ये इंश्योर करें कि आपके विद्यालय, जो भी हमने चयन किए विद्यालय, उन विद्यालय में किस किस सेक्टर्स के, किस किस व्यवसाय के वीटे नहीं पहुंचे हैं, ताकि हम आगे उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हम आगे की बातचीत कर सकें। दूसरा, एक प्रश्न ये आया था कि प्रिंसिपल्स ने ये पूछा है कि क्या हम वीटीज के सिग्नेचर कराएं क्या। तो आपको मुझसे शायद ज्यादा मालूम होना चाहिए कि हम वीटीज, ये वीटीज प्राइवेट लोग हैं, हम इसका किसी भी तरह का रिकॉर्ड हम अपने पास इस तरह का नहीं रख सकते रिटर्न में कि किस नाम से ये वीटी आया है, ये है। आप सिर्फ उनकी अटेंडेंस वेरीफाई करेंगे, वो भी वीटी सेक्टर का नाम लिख के कि वीटी ब्यूटिशियन के लिए है, ब्यूटी के कोर्स के लिए, या वीटी ऑटोमोबाइल के कोर्स के लिए। सिर्फ इतना सा एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप, और किसी तरह का आप नहीं करना है। इनकी सैलरी का आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से आए हैं, वो ही करेंगे। आपको सिर्फ इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि अभी टाइम हमारा कम बचा है। 31 मार्च तक हम सोच रहे हैं कि कोर्स पूरे होने चाहिए और 200 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको इनकी मॉनिटरिंग रखनी है। जैसे ही कोई फ्री पीरियड मिलता है, जहां ये 25 बच्चे जो एक सेक्टर के इकट्ठे होते हैं, उनको उस ट्रेड का पाठ्यक्रम का जानकारी कंटिन्यू रखनी है, उसकी ये मॉनिटरिंग आपको सुनिश्चित करनी है। दूसरा, आपके प्रति विद्यालय हमने 1,70,000 रुपया जारी किए हैं। अभी शायद आप तक पहुंचे नहीं होंगे या पहुंच जा गए होंगे आजकल में। उसके दिशा निर्देश विस्तृत में हम परसों आप तक पहुंचा देंगे। उन 1 लाख रुपए में हमें क्या क्या करना है उसका हम दे देंगे। तीसरा, हमने ये कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्रिंटिंग में, किताबों की प्रिंटिंग में टाइम लग रहा था, तो हमने ये सूचना दी थी आपको कि स्पाइरल बाइंडिंग करके हर बच्चे को वो उस सेक्टर की किताब उपलब्ध होनी चाहिए। तो मैंने 1-2 जगह ये जानकारी की है, उन्होंने उपलब्ध करा दी है, और उसका पैसा भी हम, जो स्पाइरल बाइंडिंग में जो पैसा लगेगा, वो भी हम यहाँ से आपको भेज देंगे। उन्हीं 1 लाख स्पाइरल बाइंडिंग का आपको पता है कि इस तरह से हम फोटो स्टेट करा के और इस तरह से स्पाइरल बाइंडिंग करा के हमें किताबें प्रोवाइड करानी है। और मैंने जयपुर के चाकसू के स्कूल को मैंने देखा है, वहाँ दोनों सेक्टर की किताबें पहुंच चुकी हैं यहाँ से। और फिर भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे राज्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, मैं ये बता रही हूँ कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी 70 स्कूलों का चयन किया है, कृपया वो सब प्रिंसिपल्स, आपको साहब ने भी आपको डायरेक्शन दे दिए कि सब अपना ईमेल आईडी हमारे राज्य कार्यालय में जरूर भेजें, ताकि हम सीधा स्कूलों से संपर्क कर सकें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि विद्यालय की बिल्डिंग्स के लिए और कमरों के लिए बातें आ रही थी, यूडाइस का फॉर्मेट हम भरते हैं और बड़ी ईमानदारी बरतते हैं। उसमें विद्यालय में कमरों की संख्या जब आपसे पूछी जाती है, तो आप उसमें जो है, आपके विद्यालय में 8x4 का अगर कोई ऐसी कोठरी बनी होती है तो उसको भी कमरे के रूप में दर्ज करते हो, या कोई क्षतिग्रस्त या ऐसा भवन होता है जो किसी काम का नहीं है, डिसमेंटल के लायक है, उसको भी आप जो है भवन में दर्ज करते हैं। तो मेहरबानी करके, जबकि इसके लिए यूडाइस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको। हाँ, फर्नीचर रखे रहते हैं पुराने टूटे फूटे, वो भी आप कमरे में दर्ज करते हो। ये जो मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है और इसकी सीडी भी बनी हुई है। बोलिए, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं प्रमाण के रूप में। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर आप अपने विद्यालय का भला करना चाहते हैं, आप जो कमरे की डिमांड करते हैं, तो यूडाइस का जो आप फॉर्मेट बने, आपके बोर्ड का जो नॉर्म्स है या निर्धारित मानक जो कक्ष है, वो वैसा कक्ष अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसमें डालिए। अगर वैसा कक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप जो है उसमें कक्षों की संख्या जो है इतनी 50 और 30 और 40 बताने का आप जो है कृपया कष्ट नहीं करें। उससे क्या है कि आपके विद्यालय को कमरे नहीं मिलेंगे। ये मेरा मुख्य रूप से कहना था। और अब मेरे पास चूंकि प्रशिक्षण अनुभाग आया है, अभी सर जो है लीडरशिप के लिए बता रहे थे, ऐसे ही हम संस्था प्रधानों के लिए भी। सर, एक तो दुर्घटना बीमा की राशि जो बच्चों की होती है ना, वो सर हमारी जमा नहीं हुई है नोट कर लिया सर। और दूसरा मेरा है कि मैं गत सत्र में आईसीपी के अंतर्गत ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी लगाई थी हमारी सर, तो उससे संबंधित पीएल मिलेगी या नहीं मिलती है सर? मुझे ये वो थोड़ा गाइड करे सर। ऐसा है, ग्रीष्मावकाश में जो अगर किसी राजकीय अवकाश में आप कोई ड्यूटी देते हैं तो स्वतः आरएसआर के अनुसार देय है और उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी सक्षम है। आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी जी से संपर्क कीजिए इस बारे में, आपको पीएल मिलेगी नियमानुसार। वीर सिंह जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हमारे यहाँ, वो आपको जो अभी
प्रोग्राम में जो कुछ बातें हमसे छूट गई थी उनके बारे में आपको बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में आपको बताऊंगा, फिर आज का कार्यक्रम हम पूर्ण करेंगे। मैं स्कूल एनुअल ग्रांट, माइनर रिपेयर और मॉडल स्कूल के कुछ छूटे हुए पहलुओं के बारे में बताऊंगा। वर्ष 2013-14 में जो 11,781 स्कूलों के लिए जो स्कूल एनुअल ग्रांट स्वीकृत हुआ था, उनके लिए इस साल भी स्कूल एनुअल ग्रांट स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो 20,000 रुपये कम स्वीकृत हुआ है। और 1855 विद्यालय जो नवक्रमोन्नत हैं, उनके लिए 50,000 स्वीकृत किया है भारत सरकार ने। और जो पिछली बार 11,304 स्कूलों के लिए माइनर रिपेयर प्रति स्कूल 25,000 के हिसाब से स्वीकृत हुआ था, वो इस बार भारत सरकार ने माइनर रिपेयर के रूप में नहीं स्वीकृत किया है किसी भी विद्यालय के लिए। तो कृपया इसको नोट कर ले कि इस बार माइनर रिपेयर की राशि जो 25,000 हर प्रति स्कूल आती थी, वो इस बार नहीं आएगी, क्योंकि भारत सरकार ने एक भी विद्यालय के लिए स्वीकृत नहीं करी है। तो इसको क्लियर कर लें। और इस बार जो वर्ष 14-15 में जो स्कूल एनुअल ग्रांट जो स्वीकृत हुआ है, वो 50,000 की राशि केवल जो नवक्रमोन्नत स्कूल है 1855 पूरे राजस्थान में, उनके लिए स्वीकृत हुआ है। और बाकी जो पैसा है 30,000 के लगभग, वो 11,781 के लिए स्वीकृत हुआ है। तो जो पूर्व में 11,781 है, उनको लिए तो 30,000 के हिसाब से है, और 1855 जो नवक्रमोन्नत है वो 50,000 के हिसाब से। इस तरह से 13,636 स्कूलों को इस बार भारत सरकार ने स्कूल एनुअल ग्रांट दिया है, और माइनर रिपेयर किसी स्कूल के लिए नहीं दिया है। मैं दूसरा निवेदन ये करूं कि मॉडल स्कूल में अभी हम जो प्रिंसिपल नियुक्त कर रहे हैं, उनके लिए डीडीओ पावर्स सरकार द्वारा दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो आगे चलकर सारे जो डीडीओ पावर के रूप में जो काम करने, वो प्रिंसिपल को करने, और विद्यालय के जो सारी गतिविधियां हैं मॉडल स्कूल की, वो प्रिंसिपल पर ही ज्यादा डिपेंड करेंगी, और कैलेंडर भी फाइनल होने की स्टेज पर है। तो आगे कृपया इससे आप देख लीजिए, और मॉडल स्कूलों को अच्छे से संचालन करना है। और ब्लॉक लेवल का तो है ही मॉडल स्कूल, इसको आपको बिल्कुल राजस्थान लेवल पर भी आपके हर स्कूल को अच्छा स्कूल के रूप में लेके आना है, ताकि जो पिछड़े वर्ग के या पिछड़े क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको इंग्लिश मीडियम में शिक्षा उपलब्ध हो सकते हैं। उसकी फैसिलिटी सर ने बताई दी, एडिशनल कमिश्नर साहब ने, कि हम बहुत सारी फैसिलिटीज फ्यूचर में लेके आ रहे हैं। तो कृपया ध्यान रखें, मॉडल स्कूलों का अच्छे से संचालित। थैंक यू। आज काफ़ी सारा हमारा इंटरेक्शन हुआ है। पहली ये वीडियो कॉन्फ्रेंस थी आप लोगों के साथ में, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से हमको पता चली, और हमने प्रोग्राम के बारे में आपको सरकार की भावना बताई। तो प्लीज़ इसी भावना से हर चीज़ को क्लियर करते हुए हमने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको पूरी तरह से पढ़ें। आप एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार पढ़ें, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आए उच्च अधिकारियों से पूछें, और अच्छे से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। सभी डीपीसीज, एडीपीसीज और हमारे जो एडिशनल डीओज है, उन अधिकारियों से निवेदन है कि ये जो आज सैटेलाइट के द्वारा किस किस स्कूल में सक्सेसफुली ये हुआ है, उसकी सूचना तैयार करके और सोमवार तक हर हालत में हमको सूचना प्रेषित करें। और फिर 10 तारीख को वापस पूरे 2000 स्कूलों में ये प्रोग्राम वापस होगा, बीसी वापस होगी। सभी लोगों को, आप लोगों को वापस आना है। इसके लिए रिटर्न डायरेक्शन निकल जाएंगे, लेकिन आपको निर्देशित कर दिया गया है। दोनों ही कंपनियां, कंप्यूकॉम और ILFS के जो सेंटर है, 700 उनके और 1300 कंप्यूकॉम के, उन सब में एक साथ, तब तक ये कंपनीज, हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये लगभग सभी सेंटरों को तब तक तैयार कर देंगे। तो आप लोगों को अगले 10 तारीख वाले में ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा, आपके क्षेत्र के आसपास वाले स्कूलों में ही प्रधानाचार्यों को आना होगा। तो उस तरह से आप पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रखें, और इसकी सूचना हमें सोमवार तक दें कि आज ये कितने सेंटरों में सक्सेसफुली अच्छे से देखा और सुना गया। और आप लोग आए दूर दूर से, इतने देर तक आपने सुबह से हमको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली हमारी वापस बीसी होगी 10 तारीख को, तब तक मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।